गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स पर है साथी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास के अंतर्गत हम संविधान संशोधन विधेयकों के बिल के बारे में हमने चर्चा की थी, और जो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार से पहले जरा थोड़ा देखिए मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की हम चर्चा करते हैं साथियों। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के बारे में। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जरा देखिए मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। किसी देश की जो मानव अधिकार होते हैं साथियों, किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते, किसी संविधान की अपेक्षा नहीं करते। प्राकृतिक अधिकार ही मानव अधिकार होते हैं, यानी प्रकृति से जो अधिकार प्राप्त है वही क्या है, मानव अधिकार है। अब आती है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार होते हैं जो साथियों वो देश की सीमाओं से, जरा इधर नोटेट करें हम, जैसे मौलिक अधिकार हमने पहले कहा मानव अधिकार की चर्चा के लिए ह्यूमन राइट्स यानी मानव होने के नाते जो मानव को मिले होते हैं, उसमें हमने कहा साथियों कि ये किसी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते और संविधान की अपेक्षा न ही किसी संविधान से की अपेक्षा होती है, ये प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। अब आ जाती है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकार की बात आती है साथियों। तो जो मौलिक अधिकार है वो देश की सीमाओं में बंधे होते हैं, देश की सीमाओं से बंधे होते हैं तथा ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं साथियों, ये जो मौलिक अधिकार है ये देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। जरा देखिए, देश की सीमाओं से बंधे होते हैं, देश की सीमाओं से बंधे होते हैं तथा ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, तथा यह नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से प्रदान किए जाते हैं साथियों। अब जरा देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। हम बात करें तो जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है साथियों। मूल अधिकार की अगर हम चर्चा करें तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख साथियों आर्टिकल 3(1) में यानी 31 में था, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978-79 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जरा देखिए, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, आर्टिकल 3(1) में था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978/19
79। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 3 में था। तो 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978-1981 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर मौलिक अधिकार के रूप में साथियों समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार कर दिया गया और संविधान में संशोधन समाप्त कर दिया गया और उसी संशोधन के द्वारा संविधान में 300A नामक नया अनुच्छेद जोड़कर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 300A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़कर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स, तो मूल जो संविधान है उसमें 7 थे, वर्तमान में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और 300A नामक नया अनुच्छेद जोड़कर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। साथियों मौलिक अधिकार है साथियों, उसका अगर उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी करता है, लेकिन विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय याचिका जारी नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी करता है, लेकिन विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय याचिकाएं जारी नहीं करता। तो इस प्रकार अगर मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय याचिकाएं जारी करता है, लेकिन विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय याचिकाएं जारी नहीं करता। अब आपने सुना है साथियों, जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार को कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये भारत के संविधान के अंदर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार, ये भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 है। तो इस बात को भी आप साथ में नोट करें, ये भारतीय संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 इनका वो है साथियों। जरा देखिए, अब बात आ जाती है
कि भाग थर्ड को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो ये भाग थर्ड है और इस भाग थर्ड के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है साथियों, उन फंडामेंटल राइट्स को हम क्या मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ साथियों। मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स था। तो मैग्ना कार्टा था एक दस्तावेज और एक क्या था डॉक्यूमेंट्स था साथियों। उसको कहा गया, तो ये भारतीय संविधान के अंदर भी इसको कहा गया, यानी इंग्लैंड के अंदर जरा देखिए जो मैग्ना कार्टा है इस एक डॉक्यूमेंट्स था। भाग थर्ड को क्या कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग थर्ड की अगर हम बात करें तो जो मैग्ना कार्टा था उसके बारे में इंग्लैंड में 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड में 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा वहां की जनता को जो अधिकार देने के लिए जो दस्तावेज जारी किया, डॉक्यूमेंट जारी किया, उस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उसी को मैग्ना कार्टा से जोड़ा गया। तो इंग्लैंड के राजा ने, वहां की प्रजा ने क्रांति कर दी थी, तो उस क्रांति कर दिया तो फिर उस एवज में वहां की जनता ने मांग की क्या आप हमें लिख कर दीजिए। तो वहां के राजा ने वहां की जनता को जो अधिकार लिख कर दिए उसी को क्या मैग्ना कार्टा कहा गया। जरा देखिए आप लोग 1215 ईस्वी की बात है साथियों। इसमें इंग्लैंड के राजा की बात कर रहे हैं, वहां की जो प्रजा थी साथियों, उस प्रजा ने क्या किया साथियों क्रांति कर दी। अब क्रांति करने पर वहां की प्रजा ने डिमांड थी, मांग थी कि अब जनता को अधिकार लिख के दे। तो जो इंग्लैंड का जो राजा था वो जनता को अधिकार लिख कर देता है, और जो अधिकार लिख कर देता है जिस दस्तावेज पर, उसे क्या कहा गया मैग्ना कार्टा कहा गया साथी। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 को जरा देखिए, उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी भाग 3 के अंदर भारतीयों के फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। इस प्रकार इसको भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं साथियों, ये समझने की बात है। इस कारण से अधिकांश मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। मौलिक अधिकार जरा देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार अधिकांश राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इसी कारण इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो निषेधात्मक है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है निषेधात्मक है। अब जरा देखिए, हम जो फंडामेंटल राइट्स की जो चर्चा कर रहे हैं, मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार के बारे में हमने ये प्रारंभिक जानकारी हासिल की। ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट है जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और हम अब आ जाता है हमारा जो फंडामेंटल राइट के हम जो अनुच्छेद 12 से 35 पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो अब आता है आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द से संबंधित है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12, उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय
और स्थानीय निकाय में राज्य शब्द की परिभाषा को शामिल किया गया है। संघ अथवा किसी भी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित संस्थाएं भी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होती है साथियों। तो आर्टिकल 12 जरा देखिए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 जरा देखिए। अनुच्छेद 12 इसके अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल, इसके अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल, संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय निकाय राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। और स्थानीय निकाय राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। राज्य शब्द की परिभाषा में साथियों शामिल है। तो संघ सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित जो संस्थाएं होती है वो राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। तो आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य शब्द द्वारा जो स्थापित संस्थाएं या संघ सरकार द्वारा जो स्थापित संस्थाएं या स्थानीय निकाय द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उनको परिभाषित करता है। यह है आर्टिकल 12। अब जरा देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जरा देखिए, अनुच्छेद 13 जिसको साथ के साथ नोट करते चलिए। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 13 जरा देखिए, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 की जब हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, जरा देखिए 13(1) तेरह 2 13(3) और 13(4) आर्टिकल 13 13(4) 24वें संविधान संशोधन द्वारा जरा देखिए अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत कुल 4 धाराएं हैं। मूल संविधान में 3 धाराएं थी। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4) नामक धाराएं जोड़ी गई थी। जरा देखिए अनुच्छेद 13 है, इसके अंतर्गत मूल संविधान में 3 धाराएं थी। 3 धाराएं थी, मूल संविधान में 3 धाराएं थी। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा
1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4) नामक धारा जोड़ी गई। 13(4) नामक जो धाराएं थी साथियों वो जोड़ी गई। अनुच्छेद 13(1) कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान से लागू होने से पहले की है, यदि वह विधि संविधान के साथ असंगत नहीं है तो वह विधि शून्य होगी। संविधान के साथ संगत नहीं है तो विधि क्या शून्य होगी। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, जो ये 13(1) है वो 13(1) कहता है संविधान के लागू होने से। अनुच्छेद 13(1) में कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की है, यदि वह विधि संविधान के साथ संगत नहीं है तो विधि शून्य हो जाएगी। यानी कि 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू होता है साथियों। अगर कोई विधि उससे पहले की है, अगर ये विधि उससे पहले की है और वो संविधान के साथ संगत नहीं है, इस आर्टिकल के साथ संगत नहीं है, संविधान के साथ संगत नहीं है, तो वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। जरा देखिए अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 13(1) जरा देखिए, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व यानी पहले की है, पूर्व की है, यदि यह विधि संविधान के साथ संगत नहीं है तो संविधान के साथ संगत नहीं है तो यह विधि शून्य होगी। यह विधि शून्य होगी। ये विधि क्या होगी, शून्य होगी अगर कोई विधि से पहले लागू की नहीं तो। 13(1) ये बात कहता है, 13(1) में ये कहा गया है। अब जरा देखिए 13(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 13(2) संविधान के लागू होने के बाद की सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए, अन्यथा वह विधि भी शून्य हो जाएगी। ये पहले की बात है, 13(1) में संविधान से पहले की बात है। और 13(2) क्या कहता है, 13(2) भी ये कहता है, आर्टिकल 13(2) कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद की सभी विधियां, संविधान के लागू होने के बाद की सभी, यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो संविधान के लागू होने के बाद की सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए, संविधान के साथ संगत होनी चाहिए, अन्यथा वह विधि भी शून्य होगी, यानी कि 13(1) तो कहता है साथियों कि संविधान से पहले की बात करता है और 13(2) कहता है संविधान के बाद की बात कर रहा है। ये पहले की बात करता है और ये बाद की, दोनों ही कहते हैं कि अगर पहले वाली भी संविधान के संगत नहीं है तो शून्य होगी और बाद वाली भी नहीं है तो क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13(1) का संबंध संविधान की पूर्व की विधियों से है। जरा ध्यान देने की बात है कि आर्टिकल 13(1) का जो संबंध है वो संविधान लागू होने से पहले की बात कर रहा है।
संविधान के पूर्व की विधियों से है, जबकि अनुच्छेद 13(2) का संबंध संविधान के बाद की विधियां, यानी 13(2) का संविधान के बाद की विधियां से है। अब जरा देखिए नोट, अनुच्छेद 13(1) एवं अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन के आधार, अनुच्छेद 13(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन के आधार है, यानी जुडिशियल रिव्यू। हालांकि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई शब्दावली का उल्लेख नहीं था, फिर भी अनुच्छेद 13(1) नोट डाल के लिखिए, जरा इंपॉर्टेंट बात है, नोट डालिएगा। अनुच्छेद 13(1) एवं अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित, अनुच्छेद 13(1) व अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित प्रावधान, अनुच्छेद 13(1) व 13(2) में उल्लेखित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। हालांकि आधार है यानी जुडिशियल रिव्यू। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, इसको भी नोट कीजिए। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी इस प्रकार के शब्द का उल्लेख नहीं है। तो 13(1) पहले का, 13(2) बाद का। अब देखिए आगे अनुच्छेद 13(3), इसको नोट कर लिया ना आपने? हाँ, साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फंडामेंटल राइट्स में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। जरा देखिए अनुच्छेद 13(3), 13(1) और 2 हुआ। अब देखिए अनुच्छेद 13(3), आर्टिकल 13(3) की बात हम चर्चा कर रहे हैं। 13(3) जरा देखिए अनुच्छेद 13(3), इसे विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा, प्रवृत्ति, विधि आदि शब्द को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 13 इसे विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में इसे विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। विधि शब्द में अध्यादेश, जरा देखिए विधि शब्द में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर्स। विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा, प्रवृत्त विधि इसमें शामिल क्या है? इसमें शामिल है, इसके अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 13(3) पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें विधि सबको परिभाषित किया गया है और इस विधि में अध्यादेश, आर्डर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, परिपत्र, नियम,
विनियम, प्रथा, प्रवर्त, विधि आदि को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 में उल्लेखित प्रवर्त विधि के अंतर्गत संविधान से लागू होने से पहले की बनाई गई विधियां से, इस बात का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें नोट डाल के लिखिए, जरा नोट देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 13(3) में जो आर्टिकल 13(3) है, उस 13(3) की हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस अनुच्छेद 13(3) में उल्लेखित प्रवर्त विधियों के अंतर्गत जो उसमें उल्लेखित है, उल्लेखित प्रवर्त विधियों के अंतर्गत उल्लेखित प्रवर्त विधियों के अंतर्गत संविधान के लागू होने से पहले की बनाई गई विधियों से है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यह आपका 13(3) कहता है। 13(3) कहता है साथियों कि अनुच्छेद 13(3) में उल्लिखित है जो प्रवर्त विधियों के अंतर्गत संविधान से लागू होने के पहले बनाई गई जो विधियां उनसे, और इसके अंदर जो विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, गजट, सूचना, ऐसी परिपत्र, नियम, प्रथा आदि सब को इसमें परिभाषित किया गया है। अब जरा देखिए 13(4) में यह उल्लेखित किया गया कि आर्टिकल 13(4) में इस बात को उल्लेखित किया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान में संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए आर्टिकल 13(4) की, ये 13(1) हो गया, ये 13(2) हो गया और 13(3) हो गया। अब 13(4) पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जरा देखिए अनुच्छेद 13(4), आर्टिकल जो 13(4) है, जो बाद में जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन द्वारा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 13(4) में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 368 के तहत जरा देखिए अनुच्छेद 13(4) में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 13(4) में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत या अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, परिभाषा में शामिल नहीं है। तो 13(4) क्या कहता है साथियों? 13(4) कहता है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो जरा देखिए नोट, हालांकि अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर करता है, इसका तात्पर्य ये हुआ, हालांकि अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधन में विधि शब्द की परिभाषा को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर करता है संशोधन को, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में किए गए निर्णय के अनुसार आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर का जो संरचना थी, आधारभूत जो संरचना का उल्लंघन किया गया, उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधन भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो, ये आपका 13(4) हुआ खुद से, और इसी में बात है आर्टिकल 13 के अंदर जैसे कुछ वो है, जैसे कि पृथक्करण का सिद्धांत किसे कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत किसे कहते हैं, परित्याग का सिद्धांत किसे कहते हैं, उस पर भी हम साथ के साथ चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिए
आच्छादन का सिद्धांत से तात्पर्य होता है, इसके अनुसार कोई भी कानून अथवा विधि का कोई भाग यदि संविधान के साथ असंगत है तो वह भाग समाप्त नहीं होकर संविधान उस पर आधारित हो जाता है। ये तो आपका आच्छादन का सिद्धांत हुआ। उसी प्रकार अगर हम पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा करें तो इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी कानून अथवा विधि का कोई भाग यदि संविधान के साथ असंगत है तो वो कानून अथवा विधि पूर्णतया समाप्त नहीं होकर केवल उसका वह भाग ही समाप्त हो जाता है। इसको पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। जरा देखिए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2012 के मामले में पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द किया गया था। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पृथक्करण का सिद्धांत है, किसी भी कानून अथवा विधि का कोई भाग यदि संविधान को के साथ असंगत है तो वह कानून अथवा विधि पूर्णतया समाप्त नहीं होकर केवल उसका भाग ही समाप्त होता है। इसी पर श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2012 के मामले में पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द किया गया। अब बात आ जाती है परित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। परित्याग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। साथी धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यही है। अगली क्लास में हम जो अगला आर्टिकल है 14 उस पर हम चर्चा करेंगे, समानता के अधिकार वाले अनुच्छेद 14 से 18 तक। धन्यवाद।